ये है कि नेवी फ्रिगेट आईएनएस बेतवा सेट अप राइट इन मुंबई डॉकयार्ड, यानी कि नेवी का एक जंगी जहाज़ आईएनएस बेतवा जो है तो वो मुंबई के डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़े पे फिर से खड़ा कर दिया गया। तो एक फ़ोटो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक पलटा हुआ जहाज़ दिख रहा होगा। तो हुआ क्या था कि पिछले साल 5 दिसंबर को ये नेवी का जो जहाज़ था जिसका नाम आईएनएस बेतवा था, तो ये पलट गया था। तो इसके पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 14 लोग इसमें घायल हो गए थे। तो है क्या कि इस घटना के बाद इसको फिर अब सीधा किया गया, अब इसकी रिपेयरिंग की जाएगी और जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब फिर क्या होगा, इसको फिर से सेवा में पुनः उतारा जाएगा। तो नाम याद रखिएगा आईएनएस बेतवा। तो पूछ सकता है कि जो जहाज़ पलट गया था उसका क्या नाम था। तो अगली खबर दोस्तों है कश्मीर एंड इंटरनल अफेयर ईयू टीम। तो ईयू की आई हुई एक टीम है, एक प्रतिनिधिमंडल है, तो उसने ये कहा है कि कश्मीर जो है तो वो भारत का आंतरिक मुद्दा है। तो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो कश्मीर में अभी कुछ हुआ तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन था कि नहीं था, उस बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं की, उससे ज़्यादा थोड़ा सा बचते नजर आए। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि ये जो पूरा मामला है तो इसे भारत के अंदर ही इंडियन इंस्टीट्यूशंस यानी कि भारतीय संस्थानों के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए। यानी कि उनका सीधा कहना है कि भारत की जो अपने खुद के मैकेनिज्म और प्रोसीजर हैं उनके माध्यम से कश्मीर में बातचीत करके उसकी सुलह की जानी चाहिए, उसका हल निकाला जाना चाहिए, बजाय कि उस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए। तो है क्या कि पाकिस्तान तो लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि कश्मीर का मुद्दा जो है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, ठीक। लेकिन जो है भारत इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। और है क्या कि चूंकि इसमें भारत का प्रभाव सारी दुनिया में है और भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं तो ईयू से काफ़ी अच्छे हैं और ईयू नहीं चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत का विरोध करके अपने व्यापारिक संबंधों को भारत से ख़राब कर ले। तो ईयू का जो प्रतिनिधिमंडल है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत का कोई भी ऐसा मतलब ईयू का कोई भी एक ऐसा कदम जो कि भारत को नाराज़ कर दे तो वो नहीं उठाना चाहेगा ऐसा कदम। अब है क्या दोस्तों कि कश्मीर का जो मुद्दा है तो काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक, आप समझते हैं इस बात को। अब इस पे अगर कोई भी प्रश्न आता है या कि इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में पूछा जाता है तो आपको बहुत सोच समझ के इसके बारे में बोलना है, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी एक एक्सट्रीम यानी कोई भी एक चरम विचारधारा मत रखिएगा, ठीक, ना तो एक पक्ष की ना तो दूसरे पक्ष की। तो यहाँ पे जब आपसे कभी पूछा जाए तो ये बिल्कुल नहीं कहना कि जो कश्मीरी मतलब देश से अलग होने की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो उनको मारना पीटना चाहिए, उन पे अत्याचार करना चाहिए, यही सही तरीका है उनको समझाने का, उनको सबक सिखाने का। या कि फिर जो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है कश्मीर को आज़ादी दे देनी चाहिए, बिल्कुल। तो ना बहुत लिबरल अप्रोच रखनी है और ना एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रखनी है, समझ गए ना बात को। कश्मीर पे जब कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपका जो उसमें होना चाहिए व्यू वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आपका दृष्टिकोण बहुत संतुलित होना चाहिए वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि आपको एक स्पष्ट बात बताऊँ कि कश्मीर में अभी जो कुछ हुआ तो वो तो ठीक नहीं हुआ, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा विद्रोही भावनाएं भड़क उठी, भारत विरोधी भावनाएं भड़क उठी और वहाँ पर लोग जो थे तो भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी पर और पत्थरबाजी पे उतर आए और उसके बाद पैलेट गनों का प्रयोग किया गया जिसमें कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक। तो अब ऐसा है कि जब कहीं पर भी इस प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसका समाधान ये नहीं होता है कि उनके ऊपर अत्याचार करके या कि उनके ऊपर हमले करके उनको शांत किया जाए, क्योंकि कुछ वक्त के लिए तो ऐसा करके उन्हें शांत किया जा सकता है लेकिन ये उसका कोई भी स्थायी हल या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। तो है क्या कि भारत ने जो कुछ अभी भारतीय सेना ने किया है तो उस ये स्थायी हल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे का एक ही हल हो सकता है और वो ये हो सकता है कि कश्मीर के नेताओं और वहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल खुली बातचीत भारत की तरफ से होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए हर तरफ से और उनकी जो कुछ मांगे हैं तो उनके संबंध में विचार किया जाना चाहिए, ठीक। तो है क्या कि किसी के ऊपर बल प्रयोग करके उसको अपने अंडर में रखना बहुत दिन तक संभव नहीं होता है, ठीक। बल प्रयोग करने से जो ताल्लुकात हैं वो और भी ख़राब हो जाते हैं और हालात जो हैं तो आगे के लिए और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो बल प्रयोग तो इस तरीके की समस्याओं का कोई समाधान है ही नहीं, समझ रहे हैं ना बात को। अब आप देखेंगे कि ऐसे ही मिलता जुलता जो मुद्दा है तो वो बलूचिस्तान का है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान जो है तो अगर बल प्रयोग करता रहेगा तो बलूचिस्तान में कभी भी वहाँ पर वो अपनी
सत्ता को स्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक। जबकि बलूचिस्तान भी जो वो इलाका है कि जहाँ पे वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो पाकिस्तान का ये कहना था कि वो उनके साथ होना चाहिए। तो अब है क्या दोस्तों कि मजहब से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है, मुख्य बात होती है कि कोई कौम जो है तो वो आपके साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है, और अगर नहीं रहना चाहती है तो क्यों नहीं रहना चाहती है, उनको आपसे क्या समस्या है, ठीक। और अगर वो समस्या है तो उसको आप बातचीत करके उस हिसाब से आप सुलझाइए। तो दुनिया में कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपने देखा कि पाकिस्तान ने बंगालियों को दबाने के लिए पूरे पूर्वी पाकिस्तान में क्या किया, बल प्रयोग किया, वहाँ पर अत्याचार किया, लाखों लोगों की हत्याएं की। अब उस बल प्रयोग का क्या अंतिम परिणाम हुआ, पाकिस्तान तो हिस्सों में टूट गया, ठीक। तो है क्या कि भारत को भी इतना बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बल प्रयोग करके वहाँ पे सत्ता को स्थापित रखने में कुछ वक्त तक सहायता मिले, लेकिन एक तरीके से ये मानवाधिकारों के लिहाज से भी ठीक नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो बात ये है कि अगर बल प्रयोग ज़्यादा होगा तो फिर ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा, फिर उसको रोकना अंतर्राष्ट्रीय होने से वो बड़ा मुश्किल होगा। तो भारत को ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी, जो हमारे नेता उनको समझना पड़ेगा कि बल प्रयोग जो है तो वो सदैव के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए बातचीत का कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अब वो क्या रास्ता होगा वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। अर्थात कश्मीर के मामले का सिर्फ एक ही समाधान है कि कश्मीरियों के साथ मिल करके कुछ इस प्रकार का समझौता किया जाए जिससे कि वो हमारे साथ राजी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक। बजाय कि उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखा जाए, उनकी भावनाओं का ये सम्मान नहीं होगा, और ऐसा करने पर वहाँ पर आगे फिर से हो सकता है कि साल 2 साल बाद फिर से एक ऐसा ही बड़ा प्रकरण खड़ा हो जाए। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि युगांडा टू स्टॉप कार इंपोर्ट्स, यानी कि युगांडा जो है तो उसने कहा है कि वो भारत से कारों के आयात को बंद कर देगा, ठीक। अब ऐसा क्यों कहा है उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। तो पहले आपको ये बता दूं कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब कुछ देशों की यात्रा पे गए हैं, अफ्रीकी देशों की, तो वो युगांडा में अभी हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, हामिद अंसारी साहब हैं और युगांडा के वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। तो उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि वहाँ पे भारत की तरफ से युगांडा को सहयोग दिया जाएगा। तो वो कौन से मुद्दे थे, तो पहला था वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो काम इत्यादि सीखने के लिए प्रशिक्षण होता है तो उसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक। तो यानी कि एक प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण जो कि छात्रों को दिया जाता है ताकि वो रोजगार उन्मुख शिक्षा को प्राप्त कर सकें, ठीक। दूसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक, जैसे कि भारत का इसरो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो युगांडा भी उस तकनीक से कुछ लाभ उठाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है भारत से। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बातें करना चाहता होगा, कुछ बातें जानना चाहता होगा, तो वहाँ पे वो एक समझौता करना चाहते हैं भारत से, ठीक। अगला है पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि आणविक ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगा करके आणविक बिजली तैयार करने की बात कही जा रही है। तो उसके बारे में भी वो भारत से कुछ कॉपरेशन यानी कि मदद चाहते हैं, ठीक। अब है क्या दोस्तों कि ये जो 3 मुद्दे हैं तो ये मैंने आपको बता दिए, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि भारत और युगांडा के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब है कि जो भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी कि भारत में जो कार और गाड़ियाँ इत्यादि बनती हैं तो वो निर्यात भी होती हैं, और कई सारे जो अफ्रीकी देश जहाँ पर इस प्रकार की कोई भी कार इंडस्ट्री या उद्योग नहीं है कि वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं को उससे पूरा कर सकें, तो उनको आयात करना पड़ता है। तो है क्या कि अब ये कहा गया है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा कि आगे चल के हम भारत से होने वाले कारों के आयात को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि आप खुद आकर के जो कार हैं तो उसकी असेंबली का प्लांट युगांडा में लगाएं, जिससे कि जो कारों के कलपुर्जे इत्यादि हैं तो भारत से बन के तो पहले युगांडा आ जाएंगे, लेकिन वो कलपुर्जे जो हैं तो युगांडा में ही जोड़े जाएंगे और जो कार है तो अंतिम स्वरूप वहीं पर प्राप्त करेगी। इससे क्या होगा, युगांडा के जो लोग हैं उनको रोज़गार प्राप्त होगा। तो यही कहना था उनका कि हमारे यहाँ रोज़गार की बड़ी कमी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप ही कार इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ असेंबली लाइन लगाएं, जिससे कि युगांडा के युवकों को रोज़गार प्राप्त हो सके, ठीक। तो है क्या, दूसरी बात ये है कि भारत और युगांडा के बीच जो व्यापार है तो उसमें व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है युगांडा का, यानी कि जो पूरा व्यापार है किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष में है। तो आप देखिए कि भारत कितना निर्यात करता है युगांडा को, 326 मिलियन डॉलर के आसपास का सामान, ठीक। और युगांडा कितना निर्यात करता है भारत को, तकरीबन 46 मिलियन डॉलर के आसपास।
यानी कि आप फिर भी देख रहे होंगे कि तकरीबन 280 मिलियन डॉलर के आसपास व्यापार घाटा है युगांडा का भारत के साथ। तो उनका कहना है कि आगे चल के ये स्थिति नहीं बनी रह सकती है, क्योंकि इतना घाटा युगांडा नहीं उठा सकता। घाटे का मतलब ये होता है कि उनकी जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, तो वो बहुत सारी मात्रा में भारत को देनी पड़ती है उनको। क्यों? क्योंकि वो भारत से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब है क्या कि चूँकि उनका इतना कम एक्सपोर्ट है भारत को कि अगर आपसी लेन देन की बात कही जाए तो उस तरीके से उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन जो भारत के साथ है वो बिल्कुल ख़राब है। तो है क्या कि वो चाहते हैं कि वो कुछ है ऐसा करें जिससे कि जो कमाई भारत करता है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाए, वो सॉरी असेंबलिंग प्लांट लग जाएंगे वहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि कुछ जो पैसा है भारत का वो फिर से युगांडा पहुँच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारतीय कंपनियां जो हैं तो जब वहाँ पर प्लांट लगाएंगी तो वो जो पैसे से वहाँ पर नौकरियाँ इत्यादि देंगी, तो उससे क्या होगा कि कुछ पैसा फिर युगांडा पहुँच जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनका जो भुगतान संतुलन भारत के साथ जो ख़राब है तो वो फिर से ठीक हो सकेगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे कोई खास खबर नहीं है। यहाँ पे आप एक खबर देख रहे होंगे, आर तमिल लीडर्स लूजिंग पेशेंस, कि क्या तमिल लीडर, तमिल नेता अपना धैर्य खो रहे हैं। तो तमिल नेता मतलब कि टीएनए के नेता, श्रीलंका के तमिल नेता, उनके बारे में बात कही जा रही है। तो अक्सर हम इस मुद्दे को कवर करते रहे हैं और इस मुद्दे में अभी जो खबर छपा है तो कुछ खास नहीं, उससे ज़्यादा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की, उसको शुरू करते हैं। 7 अर्थ लाइक प्लैनेट स्पॉटेड है, यानी कि 7 पृथ्वी जैसे ग्रह जो हैं उन्हें देखा गया है। तो है क्या दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है कि लो टेम्परेचर मेक्स पॉसिबल द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन देयर सरफेस, यानी कि जो कम तापमान है तो उससे इस बात की संभावना बनती है कि हो सकता है उनकी सतह पर द्रव रूप में पानी उपस्थित हो। क्योंकि आपको पता है पानी की 3 अवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस, गैस। तो अब है क्या कि द्रव अवस्था में जब पानी उपस्थित होता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर जीवन के पनपने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, अब ऐसा है कि जो पानी H2O है, तो ऐसा नहीं है कि गर्म ग्रहों पे नहीं होता होगा, जैसे कि बुध वगैरह हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा वहाँ पर भी पानी की H2O की हो, लेकिन वो कैसी होगी, वाष्पीकृत अवस्था में। और ऐसा भी नहीं है कि जो ग्रह बहुत दूर हैं सूर्य से, तो वहाँ पर पानी नहीं होगा, होगा लेकिन किस अवस्था में होगा, बिल्कुल जमी हुई अवस्था में होगा। तो जो ऐसी अवस्थाएं होती हैं H2O की, तो वहाँ पर जीवन पनपने की संभावना नहीं होती। इसी वजह से इन ग्रहों को हम हैबिटेबल यानी कि निवास योग्य ग्रह नहीं कहते, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जीवन के पनपने की संभावना कैसी होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है। तो दोस्तों ये जो 7 ग्रह आपको दिख रहे हैं ना, तो है क्या कि हमारे सौरमंडल से तकरीबन 39 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा पाया गया है। उस तारे के चारों तरफ ये 7 ग्रह जो हैं तो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, और मुख्य बात ये है कि जो 7 ग्रह हैं ना, तो इस तारे से इतनी दूरी पर हैं कि वो वहाँ के हैबिटेबल जोन में आ गए हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो सूर्य का हमारे सौरमंडल का हैबिटेबल जोन है यानी कि निवास योग्य क्षेत्र है, वो है पृथ्वी और मंगल। ठीक, यानी कि पृथ्वी और मंगल के आसपास का जो इलाका है, तो यहाँ पर सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो इतनी तीव्रता से पहुँचती हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती। कि अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे, बुध और शुक्र की तरफ जाएंगे तो काफ़ी गर्मी है, और अगर आप और पीछे जाएंगे यानी कि आप अगर जुपिटर या कि सैटर्न या कि और आगे यूरेनस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे और बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसा तापमान जिससे कि जीवन पनपने की संभावना हो, हैबिटेबल जोन निर्मित हो पाए, वो सिर्फ पृथ्वी और मंगल के ही आसपास है। ठीक, तो ये कहा गया है कि ये जो नया तारा मिला है और इसके आसपास ये जो ग्रह मिले हैं हैबिटेबल जोन में, तो उनका चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ये उस स्थिति में वहाँ पर स्थित हैं कि ना तो इतना ज़्यादा तापमान है कि उनका जो सारा पानी है वो वाष्प होकर के उड़ जाए, ना इतना कम तापमान है कि वो बिल्कुल जमी हुई अवस्था में हो, यानी कि वहाँ पे लिक्विड वाटर यानी कि द्रव अवस्था में पानी उपलब्ध हो सकता है। और जब द्रव अवस्था में पानी उपलब्ध हो सकता है तो जाहिर तौर पे वहाँ पे जीवन की संभावनाएं भी हो सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये तारा कौन सा है। दोस्तों इस तारे का नाम है ट्रैपिस्ट-1। ठीक, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये बिल्कुल आ सकता है इस बार, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इस तारे का नाम है दोस्तों ट्रैपिस्ट-1, और ये कैसा तारा है, ये है एक ड्वार्फ स्टार यानी कि वामन तारा। ठीक,
अब दोस्तों इसका जो आकार है तो सूर्य से बहुत ही छोटा है, इसका आकार मात्र हमारे बृहस्पति ग्रह के बराबर है। और जो बृहस्पति ग्रह है तो सूर्य से आकार में काफ़ी छोटा है, भले ही वो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, लेकिन सूर्य से बहुत छोटा है। तो बृहस्पति यानी जुपिटर जो है तो लगभग उसी के आकार के बराबर इस तारे का आकार है, ठीक। ऊपर से दोस्तों ये अल्ट्रा कूल तारा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा तारा है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडे का मतलब ये है कि बर्फ़ की तरह ठंडा नहीं, मतलब कि जिस तरीके से सूर्य इत्यादि का कोर बहुत ज़्यादा गर्म है, लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान है वहाँ पे, ठीक। तो उतना ज़्यादा गर्म तापमान नहीं है इसके अंदर, ठीक। लेकिन फिर भी इसका जो तापमान है तो पर्याप्त रूप से इतना है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उससे ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती रहती है, हीट बाहर की तरफ निकलती रहती है, ठीक। उतनी ज़रूर नहीं है उसमें गर्मी जितनी कि हमारे सूर्य में है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जो टेलीस्कोप्स हैं, तो टेलीस्कोप के बारे में आपको बता दूं कि दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो ज़मीन में होती हैं और एक होती हैं जो कि अंतरिक्ष में होती हैं। तो जो हबल टेलीस्कोप है तो कैसे है, वो अंतरिक्ष में उपस्थित टेलीस्कोप है। और इसी तरीके से एक चिली में उपस्थित टेलीस्कोप है जिसको मैंने आपको बताया था, तो ग्राउंड टेलीस्कोप है। तो दोनों ही जो टेलीस्कोप, अभी से आपने देखा कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप बनाई है, और आपने देखा कि वो अभी लद्दाख के पास अपने इलाके में, अक्साई चीन के इलाके में क्या कर रहा है, तिब्बत के इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची टेलीस्कोप बना रहा है। तो दोस्तों टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष में है तो वो भी वही कार्य करती हैं आमतौर पे जो कि पृथ्वी पर, धरती पर उपस्थित टेलीस्कोप काम करती हैं। उनका काम है दूर के उपस्थित ग्रहों और तारों और गैलेक्सीज को देखना। तो उन्होंने क्या देखा था टेलीस्कोप्स ने कि ये जो तारा है ट्रैपिस्ट-1, तो इसके चारों ओर कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा उन ग्रहों को तो लगातार उन पे जूम करते गए और उनकी लगातार वो लोग खोजबीन करते गए। तो दोस्तों इन ग्रहों को क्या कहते हैं, एक्सोप्लैनेट्स। तो दोस्तों एक्सोप्लैनेट का सीधा मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी ग्रह जो कि पृथ्वी या सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह अपने किसी तारे का चक्कर लगा रहा हो, उसको एक्सोप्लैनेट कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे कहूँगा कि पूरे आर्टिकल में द हिंदू से एक छोटी सी गलती हो गई है। वो यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे द 7 स्टार्स कुड हैव सम लिक्विड वाटर लिख दिया है। तो दोस्तों ये द 7 प्लैनेट्स होगा, ठीक, स्टार्स नहीं होगा। तो ये आप खुद भी समझ सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने इन ग्रहों का काफ़ी निकट रूप से द्रव्यमान माप लिया है, यानी कि जो उसका मास है, द्रव्यमान है, तो काफ़ी निकट रूप से उनमें से 7 में से 6 ग्रहों का उन्होंने माप लिया है, ठीक। और ये कहा जाता है आमतौर पे कि जो द्रव्यमान का मापन है तो आमतौर पे इस प्रकार के जब ग्रह खोजे जाते हैं तो पहला काम यही होता है कि जो कुछ है उनके पास गणितीय फॉर्मूले हैं जिनसे कि वो ग्रहों के आकार को देखकर उनका द्रव्यमान मापते हैं, तो उसको माप लिया जाता है, ठीक। उससे दोस्तों क्या पता चलता है, उससे ये पता चल जाता है कि वो जो ग्रह है वो पृथ्वी के समान ही ठोस सतह वाला है या कि वो कोई ऐसा ग्रह है जो कि गैसों और धूल का एक बड़ा सा समूह है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो हमें ग्रह दिखते हैं दूर, तो वो किस प्रकार के होते हैं, वो कोई ठोस ग्रह नहीं होते। जिस तरीके से पृथ्वी एक ठोस ग्रह है, जिस तरीके से मंगल एक ठोस ग्रह है, वो दरअसल पे धूल और गैस के बादलों से बने हुए ग्रह होते हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरीके का ठोस सतह नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जो ठोस सतह वाले ग्रह होते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल लाइक प्लैनेट्स। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि द 7 प्लैनेट्स आर सुटेबल फॉर द डिटेल्ड एटमॉस्फेरिक स्टडी, यानी कि जो 7 के 7 ग्रह हैं तो इन पे विस्तृत वायुमंडलीय अध्ययन भी किया जा सकता है, यानी कि ये बात काफ़ी हद तक संभव है कि इनके पास अपना अपना वायुमंडल हो, ठीक। दोस्तों वायुमंडल कई बार कई ग्रहों में क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना कम होता है कि वो अपने आसपास की वायु को, गैसों को अपने इलाके में रोक नहीं पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उन ग्रहों में अपना कोई वायुमंडल नहीं होता है। जैसे कि चंद्रमा में कोई वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हवा को अपने चारों ओर रोक पाए। तो होता क्या है कि जो कण होते हैं गैसों के तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, पलायन वेग को एक चीज़ होती है, तो उससे ज़्यादा वेग हो जाता है, वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये पृथ्वी के बराबर ग्रह हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण भी इतना पर्याप्त होना चाहिए जिसकी वजह से ये वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में अपना एक वायुमंडल निर्मित कर सकें।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में ये कही जा रही है कि इनके संबंध में ये कहा गया है कि इनकी जो संरचना है, आर्किटेक्चर है, उसे देखकर ऐसा पता चलता है कि ये कभी तारे से काफ़ी दूर बने होंगे ये ग्रह, लेकिन बाद में समय के साथ घूमते 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 ये तारे के निकट पहुंच चुके हैं। यानी कि जहां पर अभी ये हैं तो ये वहां से काफ़ी दूर बने थे, लेकिन अभी ये वहां पर निकट पहुंच गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इन ग्रहों का जो वायुमंडल है उसका केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसका रासायनिक संगठन और उसका जो जलवायु है तो उसके संबंध में हम स्टडी या अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो नासा के वैज्ञानिक थे तो उन्होंने पहली बात तो ये कही कि हम सबसे पहले इस बात को नकारना चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो हाइड्रोजन का एक आवरण है तो इस ग्रह के ऊपर जमा हुआ है, क्योंकि अगर कोई ऐसा उनको आवरण मिलता है कि जिसमें कि पूरा हाइड्रोजन उसको घेरे हुए हो तो कई बार ऐसी संभावना हो सकती है कि वो ग्रह जो है तो गैसों का एक बादल हो, ना कि पृथ्वी की तरह ठोस सतह वाला ग्रह हो। ठीक, तो दोस्तों वायुमंडल का पाया जाना और किसी भी ग्रह का खुद ही गैस और धूल के कणों का बना होना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो उनका ये कहना था कि अगर हम इसको रूल आउट कर देते हैं तो इससे ये हमें स्पष्ट हो जाएगी बात कि वो जो ग्रह हैं तो वो पृथ्वी की तरह ठोस सतह वाले ग्रह हैं। ठीक, तो वही है कि ये बात पहले उनको कंफर्म करनी पड़ेगी। जब वो कर लेंगे कैसे, जब वो हाइड्रोजन को रूल आउट कर देंगे, यानी कि ये इस बात को नकार देंगे कि वहाँ पर उनके चारों ओर हाइड्रोजन की एक विशाल परत जमा है। ठीक, तो है क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज़ लाइफ ऑन दीज प्लैनेट्स वी विल नो इट इन अ डिकेड, यानी कि अगर कोई जीवन है इन ग्रहों में तो अगले 10 सालों में, अगले दशक में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगली खबर दोस्तों उसी में जुड़ी हुई है कि ऑर्बिटल पीरियड्स, यानी कि ये कितने समय में चक्कर लगाते हैं अपने तारे का, तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में लगा लेते हैं, 4.04 दिन, 6.06 दिन, यानी कि हमारे यहाँ पृथ्वी कितना लगता है, 365 दिन। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं तो काफ़ी कम समय में चक्कर लगा लेते हैं, यानी कि या तो इनके चक्कर लगाने की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है, या कि फिर इनकी जो ऑर्बिट यानी कि जो परिक्रमा करते हैं जिस कक्षा में, वो कक्षा ही जो है बहुत छोटी है। तो ये कहा गया है कि इनमें से जो 5 ग्रह हैं तो लगभग लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर ही हैं, और जो 2 ग्रह हैं तो वो मध्यवर्ती आकार के हैं। और किस मध्यवर्ती आकार के हैं, पृथ्वी और मंगल के बीच के आकार के हैं। और ये कहा गया है कि जो 6 ग्रह हैं इनमें से तो वो रॉकी कंपोजिशन यानी कि चट्टानी सतह वाले ग्रह हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी अध्ययन में पाया गया है कि उनमें से जो एक छठा ग्रह है तो वो कैसा है, वो वोलेटाइल कंपोजिशन का है, यानी कि वो वाष्पशील प्रकृति का है। क्यों, उसका जो घनत्व है तो वो काफ़ी कम आंका गया है। ठीक, तो है क्या है दोस्तों, जब किसी चीज़ का घनत्व बहुत कम हो तो जाहिर तौर पर पता चलता है कि वो चीज़ बहुत हल्की है। तो जब वो हल्की है तो माना जाता है कि वो किसी प्रकार की वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील है, अर्थात अगर तापमान बढ़ जाए तो उस ग्रह के आसपास का जो पदार्थ है तो वो वाष्पीकृत हो सकता है, अर्थात गैस में परिवर्तित हो सकता है, उसका इस प्रकार का स्वभाव होगा। तो वो कहा जा रहा है कि ये जो वोलेटाइल कंटेंट है, वोलेटाइल सामग्री है, तो या तो वो बर्फ़ की परत हो सकती है या कि फिर उसका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल हो सकता है। तो देखा जाएगा आगे चल के, जो और खोज होगी तो उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तो मैंने जो इसको आपको बताया 8-10 मिनट, तो इसको आप 3-4 बार सुन लीजिएगा। ठीक, मैं बार बार रिपीट करके, इससे क्या है कि आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसी में से मैं आप बता दूं कि 2-3 स्टेटमेंट बना करके यूपीएससी में क्वेश्चन आना लगभग इस बार तय मानिए। ठीक, तो दोस्तों अगली खबर ये है कि टर्की लिफ्ट स्कार्फ बैन ऑन वीमेन सोल्जर्स, यानी कि तुर्की ने महिला सैनिकों पर से हिजाब पहनने की जो रोक थी उसे समाप्त कर दिया है। तो आपको बता दूं कि जो महिला सैनिक थीं तुर्की में अभी तक, तो उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ की सरकार ने उस बात के लिए वहाँ उनको अलाउ कर दिया है। तो तुर्की के बारे में ये बताऊँ कि बहुत पहले जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी, आधुनिक क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने हिजाब, बुर्का इत्यादि हर चीज़ को बैन कर दिया था। तब से वो अभी तक लंबे वक्त तक बैन ही था, लेकिन अभी क्या है कि वो वहाँ पर फिर से दोबारा ये सारी जो प्रथाएं हैं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। तो खुद तुर्की में ही इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद है। कुछ लोग इसे उचित मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये अनुचित है। क्यों, क्योंकि तुर्की जो आधुनिकता की राह में बढ़ रहा था तो वो अब फिर से इस प्रकार की प्रथाओं के घेरे में आ रहा है। जबकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान, तो उनका इस बात को समर्थन है। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी पुरानी सभ्यता की तरफ फिर से वापस लौटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राई टोल्ड टू रिव्यू टैरिफ प्लान्स, यानी कि ट्राई को कहा गया है कि आप अपने टैरिफ योजनाओं की पुनरीक्षा कीजिए, उनको फिर से देखिए।
तो है क्या कि देश में एक होता है दूर संचार आयोग यानी कि टेलीकॉम कमीशन, तो उसने ट्राई को क्या कहा है कि आप अपनी जो टैरिफ वाली व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो फ्री प्रमोशनल प्लान्स हैं, उनको फिर से देखिए। अब दोस्तों ये पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा ऐसा है कि जैसे कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वोडाफोन हो, एयरटेल हो या कि आइडिया हो, कोई भी हो, ये जितना भी पैसा कमाते हैं तो उसी में से तो ये लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो जो सरकार को कमाई होती है तो इनके टैक्स से ही ना होती है। वो जो सारा रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का, वो किससे होता है, वो इनके टैक्स के पैसे से होता है। अब है क्या दोस्तों कि अगर इन्हीं कंपनियों का खुद का राजस्व यानी रेवेन्यू कम हो जाए तो जाहिर तौर पे ये जो कम रेवेन्यू होगा तो उस हिसाब से कम टैक्स देंगे सरकार को। अब दिक्कत कहाँ खड़ी हो गई, पहले क्या था कि टेलीकॉम कंपनियां अच्छा खासा पैसा खुद तो कमा ही रही थी, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि वो उतना ही अच्छा खासा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में भी दे रही थी, ठीक। लेकिन जब से रिलायंस जियो का ये प्लान आया है, तब से क्या है कि आपको मैंने बताया था कि एयरटेल का प्रॉफिट गिर के 55% पे आ गया है, वोडाफोन और आइडिया की बहुत बुरी स्थिति है, वो आपस में विलय करके एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि रिलायंस जियो से टक्कर ले सकें। तो है क्या कि इन सारी कंपनियों का तो राजस्व गिरने की वजह से क्या हुआ है कि इनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स में भारी कमी आ गई, ठीक। ऊपर से जो रिलायंस जियो है तो वो तो फ्री है, वो तो कहता है कि मैं तो पैसा ही नहीं लेता हूँ, तो मेरी तो कोई अर्निंग ही नहीं है, कोई आय ही नहीं है। तो जब रिलायंस जियो की कोई आय नहीं है तो फिर वो टैक्स किस नाम का देगा, यानी कि रिलायंस जियो इस समय कोई टैक्स नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जब उसकी आय ही नहीं, कोई राजस्व ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं ले रहा ग्राहकों से, तो टैक्स तो देने की कोई बात ही नहीं उठती है। तो ये कहना था टेलीकॉम कमीशन का कि एक तरफ तो जो टैक्स देते थे उनकी तो आय कम हो गई, तो टैक्स देते नहीं हैं उतना, और दूसरी तरफ जो कि सबसे ज़्यादा बात करवा रहा है लोगों को, इंटरनेट चलवा रहा है लोगों को, तो फ्री में दे रहा है, तो उससे तो कोई टैक्स हमें मिलना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना था टेलीकॉम कमीशन का कि आप अपने इन प्रमोशनल प्लान्स को देखिए कि इनमें भारी गड़बड़ियाँ हैं, और अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी इस तरीके से फ्री में सब कुछ देती रहेगी तो इससे ना सिर्फ बाकी कंपनियों को नुकसान होगा, बल्कि जो सरकार का रेवेन्यू है उस पर भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ट्राई इस पर क्या करता है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि ऑयल प्राइसेस अप टू 65 BBL नो सीरियस रिस्क, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ करके $65 प्रति बैरल भी हो जाएं तो भी कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन साहब हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये बात तो तय है कि जो ग्लोबल प्राइजेज़ हैं यानी कि जो वैश्विक कीमतें हैं तेल की, तो वो आगे चल के बढ़ेंगी और बढ़ भी रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये 55 से लेकर के $65 प्रति बैरल की रेंज में आ जाती हैं तो इससे हमारी इकॉनमी, अर्थव्यवस्था को कोई बहुत बुरा घाटा नहीं लगेगा, ठीक। तो आपको मैं दोस्तों बता दूँ कि जो तेल की कीमतें हैं तो मुख्य रूप से वो किस लिए गिरी हुई हैं, इसलिए गिरी हुई हैं कि जो तेल उत्पादक देश हैं तो उन देशों के बीच आपस में सहमति नहीं बन पा रही है कि कितना उत्पादन किया जाए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करके उसे बेचना चाहते हैं, ठीक। अब है क्या कि जब उत्पादन ज़्यादा होता है किसी चीज़ का तो सप्लाई ज़्यादा होती है, तो डिमांड तो उस हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि सप्लाई बढ़ गई। इस वजह से तेल की जो कीमतें हैं तो पिछले 2-2.5 सालों से बहुत भयंकर गिर गई हैं। क्यों? क्योंकि जो ये तेल निर्यातक देश हैं इनको ओपेक कंट्रीज़ बोलते हैं, इन ओपेक कंट्री के देशों के बीच आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, झगड़ा चल रहा है कई बातों को लेकर के। अब है क्या दोस्तों, एक दूसरा कारण भी था तेल की कीमतें गिरने का कि अमेरिका ने शेल गैस की खोज कर ली, ठीक। अब बाकी देश भी अपने यहाँ शेल गैसों की खोज में लगे हुए हैं। तो है क्या कि अब वो तेल की आवश्यकता जो थी तो वो शेल गैस से अपनी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो तेल जो था तो वो पहले से भी डिमांड कम हो गई, ऊपर से सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, तो एक तरफ सप्लाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ डिमांड भी कम होती जा रही है, तो तेल की कीमतें और भी भयंकर तरीके से गिर गई थी। अब है क्या कि ये सारे जो देश हैं तो आपस में अपने मतभेद को समाप्त करके अब फिर से क्या बोल रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए कि अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को नियंत्रित करना चाहिए जिससे कि तेल की कीमतें फिर से ऊपर चढ़ सकें, ठीक। तो ये काम वो कर रहे हैं, तो इस वजह से तेल की कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले में एक और आपको मैं बताता हूँ कि एक पेंच ये भी है कि अभी तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से अमेरिका भी जो है तो उसने तेल का अपना उपयोग बढ़ा दिया था, ठीक।
तो है क्या कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो अमेरिका जो है तो फिर से अपने शेल गैस की तरफ चला जाएगा और तेल का उपयोग करना कम कर देगा। तो जब वो ऐसा करेगा तो फिर से क्या होंगी, तेल की जो कीमतें हैं तो फिर से नीचे गिरेंगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों का नीचे गिरना है तो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। तो ले दे करके ये भी समझना है अरविंद सुब्रमण्यम का कि हो सकता है कि वो 55 से $65 तक पहुंच जाए, और अगर वहां तक पहुंचता भी है तब भी हमको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है कि सेंटर डबल सोलर पार्क कैपेसिटी टू 40,000 मेगावाट, यानी कि केंद्र सरकार ने सोलर पार्क की क्षमता को बढ़ा करके दुगना करके 40,000 मेगावाट तक कर दिया है। तो खबर में कुछ खास तो है नहीं बताने लायक, तो खाली आंकड़े आंकड़े थे, तो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि नीड टू क्रिएट बैड बैंक क्विकली, यानी कि एक बैड बैंक बनाने की जो आवश्यकता है तो वो बहुत ज़रूरी है, वो तुरंत बनाने की आवश्यकता है। ऐसा किसका कहना है? अरविंद सुब्रमण्यम का। तो है क्या दोस्तों कि ये कहा जा रहा है कि जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं तो इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए इतना ज़्यादा भयंकर बढ़ चुका है कि उस एनपीए को अलग से देखने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए एक अलग से बैड बैंक बनाना पड़ेगा। और उसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि अरविंद सुब्रमण्यम ने उसका जो नाम दिया था वो दिया था पब्लिक एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। ठीक, और कल मैंने आपको बताया कि जो एक रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है विरल, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बनाने का वादा किया, मतलब कि वादा कहता हूँ, वो ऐसा ही बनाने का संस्तुति दिया था। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि जो बैड लोन्स हैं तो उनको नियंत्रित किया जा सके। तो दोस्तों है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि ये एनपीए क्यों वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब एनपीए बहुत ज़्यादा किसी भी बैंक का बढ़ जाता है तो उसके द्वारा लोन दे पाने की क्षमता लगातार गिरती जाती है। ठीक, दूसरा जो एक बड़ा कारण होता है एनपीए के खतरनाक होने का वो ये होता है कि जो एनपीए है तो उसकी वजह से सरकार, वो बैंकों को तो बहुत ज़्यादा घाटा लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो बैंक हैं अगर लगातार इस घाटे में चलते रहेंगे तो बंद हो जाएंगे, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे, अपना खर्चा ही नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों ये फिर आप सोच रहे होंगे कि जब बैंकों को इतना भयंकर घाटा लग जाता है एनपीए की वजह से तो वसूली कहाँ से होती है? वसूली होती है दोस्तों, जो कर्जे को सही तरीके से चुकाने वाले लोग हैं ना उनको ज़्यादा दाम पे कर्ज दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा दरों पे, ज़्यादा ब्याज दरों पे, ज़्यादा रेट्स पे कर्ज कर्ज दिया जाता है। तो हर चीज़ की जो कर्ज की दरें हैं वो बढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी दरें जब बढ़ा देते हैं बैंक, तो जिन लोगों ने पैसा ले लिया और फरार हो गए हैं तो उनकी वजह से जो घाटा हुआ है तो उसको कौन पूरा करता है? वो ईमानदार लोग उसको पूरा करते हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर के उसको सही समय पर पटाने का कार्य किया है। यानी कि जो सही वक्त पे किस्त भरते हैं तो उनकी किस्तों की रकम वो क्या करते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। किनकी वजह से? उनकी वजह से जो डिफ़ाल्टरी करके पैसा लेकर के भाग गए हैं। तो दोस्तों ये दरअसल पे एक बहुत बुरी बात है कि एक डिफ़ाल्टर जो है तो आपको पैसा लेके भाग जा रहा है, और जो व्यक्ति आपको सही तरीके से आपका कर्जा चुका रहा था तो अब आप उसी पे और ज़्यादा बोझ बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ब्याज की दरें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि जब ब्याज की दरें आप बढ़ा देंगे तो कई बार लोग लोन लेते भी नहीं हैं। तो जब लोन लेते नहीं हैं तो उससे क्या होता है, जब लोन नहीं लेंगे तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो जीडीपी अपने आप कम होगी, जीडीपी अपने आप कम होगी तो मंदी आएगी, मतलब कि हर तरीके की जो समस्याएं इकोनॉमी में पैदा होती हैं तो वो उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये कहना है अरविंद सुब्रमण्यम का कि ये कहीं दुष्चक्र ना बन जाए आगे चल के एनपीए की वजह से। तो इस वजह से इस एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक पैरा नाम की एजेंसी बनाना अत्यावश्यक हो गया है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि लिखा ही हुआ है कि द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट वेरी क्लोजली। आई थिंक द मोर यू डिले द प्रॉब्लम द मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन वीक, यानी कि सरकार इस पर काफ़ी नज़दीक से निगाह जमाए हुए है, और हम इस मामले में जितना ज़्यादा देर करेंगे, यानी कि पैरा बनाने हम जितना ज़्यादा देर करेंगे तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की रफ्तार है, निजी इन्वेस्टमेंट की रफ्तार है, तो वो उतनी ही कमज़ोर बनी रहेगी। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों जैसे कि कहीं पर लिखा है ना दमोर दमोर, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा। ठीक, तो जैसे कि द हायर यू गो द लोअर टेम्परेचर इट इज़, यानी कि जितना ऊपर जाएंगे तो उतना ही कम तापमान होगा। तो ये क्या है कि ये अंग्रेज़ी का नियम होता है, तो वो आप समझ लीजिएगा। यानी कि जब कंपैरेटिव वर्ब दो बार कहीं पर इस्तेमाल होती है, यानी कि जो कंपैरेटिव शब्द है जब दो बार इस्तेमाल होता है कहीं पर द के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि वो वहाँ पर इस प्रकार की तुलना कर रहे हैं। ठीक, और कई बार मुझसे कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि अंग्रेजी के लिए क्या पढ़ा जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए, इत्यादि इत्यादि। तो
पहली बात तो कहूँगा कि एक किताब आती है आरपी सिन्हा की, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो जिनकी अंग्रेजी बहुत ही कमज़ोर है, जो कि बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, तो वो तो उसी से शुरू करें, और जिनकी अच्छी भी है, ठीक ठाक भी है, जिनको लगता है, तो वो उसको एक बार ले लें। तो उनमें बहुत सा उसमें किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि शायद उनको अभी नहीं पता होंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उसको देखता रहता हूँ, तो उसमें कई सारे मुझे जो हैं तो नई नई चीज़ें मिल जाया करती हैं अक्सर उसको पढ़ते पढ़ते। तो उससे मेरी जो अंग्रेज़ी है तो उसमें भी लगातार अक्सर सुधार आता रहता है। तो वही है कि ये सब जो चीज़ें हैं तो मैंने उसी किताब से सीखी थी। तो जिन लोगों की अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है तो उनके लिए ये कहूँगा कि आप आरपी सिन्हा की किताब को कल ही ख़रीद लीजिए, ठीक, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों आज के अखबार में कुल मिला के इतना ही था। लाइफ वाला पेज आया नहीं है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा सा विज्ञापन छपा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। और कल का लाइफ वाला पेज काफ़ी बड़ा इन्होंने दे दिया था, इसी वजह से दे दिया था क्योंकि अब मैं हिंदू की थोड़ा स्ट्रेटजी समझने लगा हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन इकट्ठा करते हैं लाइफ वाले पेज का मटेरियल, ठीक, और फिर उसको इकट्ठा एक ही दिन छाप डालते हैं। क्यों? ताकि वो अगले दिन उस पूरे पेज को कवर करके उसमें एक बहुत बड़ा सा ऐड छाप सकें, जिससे कि बहुत सारा पैसा कमा सकें। अब चूंकि अखबार चल रहा है तो पैसा तो कमाना है ही उनको, लेकिन मैंने ये उनकी स्ट्रेटजी देखी है कि जब उनको बड़ा ऐड छापना होता है तो उसके एक दिन पहले वो ऐड ना छाप करके वहाँ पे सारी न्यूज़ इकट्ठा घुसेड़ देते हैं। तो उस दिन लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, उससे अपने को क्या लेना देना, उनको जैसा करना है वो करें। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।